नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। चमोली में नाबालिग लड़की को बहला फुसका कर ले जाने वाले समुदाय विशेष के 2 युवकों को कर्णप्रयाग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और बीते रोज ये बात सामने आई थी कि गौचर में समुदाय विशेष के 2 लड़कों द्वारा एक नाबालिग लड़की को एक होटल में ले जाया जा रहा था, लेकिन हंगामा होने पर दोनों युवक मौके से भाग गए। एसपी द्वारा मामले का तुरंत संज्ञान लिया गया। नाबालिग लड़की के पिता से तहरीर लेकर दोनों युवकों के विरुद्ध कोतवाली कर्णप्रयाग में मामला दर्ज कराया गया। दोनों युवकों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई। इन्हें रानू गांव के बैंक से गिरफ्तार किया गया। बाद में आवश्यक कार्यवाही के बाद दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं इनके आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। एक आरोपी ने बताया कि 8 माह पूर्व ही उसका प्रेम विवाह हुआ था और उसके साथ ही वो नाबालिग से भी फोन पर बात किया करता था। पुलिस ने सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। वहीं सोशल मीडिया से संबंधित भ्रामक एवं आपत्तिजनक पोस्ट्स को फॉरवर्ड और शेयर करने से बचने की सलाह भी दी है। आज थाना कर्णप्रयाग में गौचर चौकी क्षेत्र में कुछ स्थानीय व्यक्तियों द्वारा एक धर्म विशेष के व्यक्तियों द्वारा 2 व्यक्तियों द्वारा एक नाबालिग बच्ची को बहला फुसला कर ले जाने का मामला प्रकाश में आया था, जिसमें स्थानीय लोगों में काफी रोष भी था। पुलिस ने इसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए पूरे प्रकरण में इसमें अभियोग पंजीकृत किया। धारा 363 और 8 पोक्सो एक्ट में अभियोग पंजीकृत करके तो लड़की को बहला फुसला कर ले जाने का ये पूरा मामला है। 2 समुदाय विशेष के 2 युवकों को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार किया गया है और इस पूरे मामले पर पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी अपील की है। और जो अपराधी हैं, आरोपी हैं, उनके खिलाफ जो आपराधिक रिकॉर्ड है उसे भी खंगाला जा रहा है। साथ ही साथ कई पहलुओं पर पुलिस जांच कर रही है। परिवार की तरफ से जब इस बात की शिकायत की गई तो तहरीर लेकर पुलिस ने इस पूरे मामले में अपनी नजर बनाए रखी है और जांच पड़ताल करके इस पूरे मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। इधर सूबे के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि विभाग से लंबे समय से गायब एवं अन्य प्रदेशों में तैनात शिक्षकों को चिन्हित करके अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जाएगी और उसके लिए विभागीय अधिकारियों को ऐसे शिक्षकों को चिन्हित कर सूची तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही शारीरिक एवं मानसिक रूप से अक्षम शिक्षकों से भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु आवेदन लिए जाएंगे और जिससे उनके स्थान पर नए शिक्षकों की नियुक्ति की जा सके। शिक्षा विभाग में शिक्षकों का संपूर्ण विवरण ऑनलाइन उपलब्ध करने के लिए मानव संपदा पोर्टल तैयार किया जाएगा, जिसका संचालन राज्य विधा समीक्षा केंद्र के अंतर्गत होगा। विद्यालयी शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत विद्यालयी शिक्षा निदेशालय में विभागीय अधिकारियों की बैठक ले रहे थे और जिसमें उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देने की लंबे समय से विभाग से गैर हाजिर एवं लंबे समय से छुट्टी अवकाश पर चल रहे शिक्षकों के साथ ही अन्य प्रदेशों में अपनी सेवाएं दे रहे शिक्षकों को छात्र हित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने की कार्रवाई करें। उन्होंने बताया कि पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों की विद्यालयों में ऑनलाइन तैनाती, वेतन प्रक्रिया, अवकाश स्वीकृति सहित दूसरे कार्यों को संपादन किया जाएगा। विभाग के अंतर्गत आईटी संबंधी विभिन्न कार्यों के संचालन के लिए एक आईटी सेल का भी गठन किया जाएगा, जिसमें आउटसोर्स के माध्यम से आईटी एक्सपर्ट तैनात किए जाएंगे जो शिक्षा विभाग को आईटी संबंधी कार्यों में हर तरह का सहयोग प्रदान करेंगे। बैठक में विभाग के अंतर्गत प्रदेश भर में चल रहे निर्माण कार्यों एवं नए कार्यों की शुरुआत को लेकर कार्यदायी संस्थाओं के साथ विभिन्न मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई और जिसमें 2 सप्ताह के भीतर क्लस्टर स्कूल और पीएम श्री स्कूलों की डीपीआर एवं ड्राइंग तैयार कर प्रस्तुतिकरण देने को कहा गया है। देखिए, आज शिक्षा विभाग के हम लोगों ने समीक्षा बैठक की है और इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक तो क्लस्टर स्कूल की डीपीआर बनाने के लिए मैंने निर्देश दिए हैं कि 15 दिन में उनकी डीपीआर बनानी है। एक जो पीएम श्री स्कूल है उनकी डीपीआर बनानी है। तीसरा हम लोगों ने क्या है कि जो हमारा विद्या समीक्षा केंद्र है उसमें अब आईटी प्रोफेशनल जितने भी उनको आउटसोर्स करके रखा जाएगा ताकि टीचर्स को पढ़ाने के अलावा जो है दूसरा काम ना दिया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चों को शिक्षक उपलब्ध हो जाए। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आलोक सिमवाल हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत
की तरफ से शिक्षा विभाग के ऊपर लंबे समय से जो गायब चल रहे हैं शिक्षक, उन पर अब कड़ी तरह से पहरा देने के लिए कड़ा एक्शन लेते हुए ये कहा गया है कि ऐसे शिक्षकों को जो काफी वक्त से गायब हैं उन्हें सेवानिवृत्त दिया जाएगा। क्या कुछ इसको लेकर पूरी जानकारी? जी बिल्कुल वक्ता, अभी डॉक्टर धन सिंह रावत जो कि शिक्षा मंत्री हैं उत्तराखंड के, उनके द्वारा अधिकारियों की एक बैठक ली गई थी जिसपे उनके द्वारा एक साफ निर्देश दिए गए हैं कि जो भी शिक्षक काफी समय से अवकाश पर चल रहे हैं या फिर गायब चल रहे हैं या फिर अपनी सेवाएं जो है वो किसी दूसरी जगह दे रहे हैं, उनको जो है सेवानिवृत्त किया जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जब शिक्षक काफी वक्त से नहीं पढ़ा रहा होता है तो वो भी प्रैक्टिस में नहीं रहता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक बात जरूर पहुंचती है छात्रों तक, कुछ दिक्कतें जरूर होती हैं छात्रों को, जिसकी वजह से ये फैसला लिया गया है। नए शिक्षकों की तैनाती के लिए भी ये फैसला लिया गया है। साथ ही IT सेल के गठन की बात भी की गई है, क्योंकि आजकल सारा ही जो शिक्षा का दामोदार है वो ऑनलाइन रूप से चल रहा है और ऑनलाइन रूप जो है वो एक स्मार्ट क्लास के तहत जो है लगातार ऑनलाइन की तरफ शिक्षा जो है जाने का काम कर रही है। इसी के तहत IT सेल का गठन की बात भी जो है डॉक्टर धन सिंह रावत द्वारा की गई है। जी वक्ता आलोक, जिस हिसाब से अभी आपने बात की, क्योंकि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं पारदर्शिता बनी रहे या शिक्षा विभाग और बेहतर तरीके से चलाया जा सके, इसलिए शिक्षा को कहीं ना कहीं ऑनलाइन शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। फिर चाहे बात शिक्षकों की विद्यालयों में ऑनलाइन तैनाती की हो, वेतन प्रक्रिया की हो, अवकाश स्वीकृत करने की हो, और भी कई तरीके के दूसरे काम हैं जिसे धन सिंह रावत की तरफ से कहा गया है कि सबको ऑनलाइन पोर्टल पर शिफ्ट कर दिया जाए। क्या इसका कारण ये माना जाए कि आने वाले वक्त में इसकी भी जांच हो सकती है, क्योंकि पूरे रिकॉर्ड तैयार किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, एक रिकॉर्ड की जो अगर हम बात करते हैं तो रिकॉर्ड बहुत ही जरूरी होते हैं, और अगर ऑनलाइन ये सभी सेवाएं होती हैं तो रिकॉर्ड भी ऑनलाइन रखना कोई बड़ी बात नहीं है। सारा रिकॉर्ड जब ऑनलाइन होगा तो पारदर्शिता जो है वो निकल कर सामने आएगी। साथ ही अगर ऑनलाइन शिक्षा की अगर हम बात करें तो देखा जा रहा है कि प्राइवेट विद्यालयों में तो ये पहले से ही चल रही है स्मार्ट क्लासेस के तहत, लेकिन सरकारी विद्यालय कहीं ना कहीं पीछे इसमें हटते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस हिसाब से पिछली बार अटल उत्कृष्ट विद्यालय जो बनाए गए थे वो फेल साबित हुए हैं, उसको भी एक तरीके से ऑनलाइन करने के बाद उसको और बेहतर स्वरूप देने की तैयारी में डॉक्टर धन सिंह रावत जुटे हुए हैं और शिक्षा विभाग जुटा हुआ है। जी आलोक, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। राजधानी देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल में बुजुर्ग की मौत का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कोरोनेशन अस्पताल में बुजुर्ग की मौत पर परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही के साथ ही जाली शपथ पत्र बनाने का आरोप लगाया, और जिसे देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने 4 सदस्यीय कमेटी बनाकर जांच शुरू कर दी है। और इस बात को लेकर कोरोनेशन अस्पताल की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शिखा जंगपांगी ने कहा कि मामले को देखते हुए जांच कमेटी द्वारा उचित कदम उठाए जा रहे हैं और जिसके पूर्ण होने पर उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मृतक की बहू का कहना है कि जाली शपथ पत्र की लिखावट की जांच के लिए हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की मदद ली जानी चाहिए, जिसे लेकर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शिखा जंगपांगी का कहना है कि इसमें हमारी कमेटी फैसला लेगी और जिसके लिए पहले अस्पताल प्रशासन की तरफ से कड़े प्रयास किए जाएंगे। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आलोक सेमवाल हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक, ये जो जिस तरीके का मामला सामने आ रहा है इसमें परिजन जो हैं वो अस्पताल पर बहुत ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं लापरवाही का, और कह रहे हैं कि उनके साथ इस चीज को लेकर धोखा किया गया है। लापरवाही के साथ जाली शपथ पत्र बनवाने का भी आरोप परिजन लगा रहे हैं। क्या कुछ है, इसको लेकर पूरी जानकारी? देखिए, कोरोनेशन अस्पताल जो देहरादून का है वो एक मुख्य चिकित्सालयों में शामिल है और सरकारी अस्पताल है। तो कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग की वहां पर मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने यह आरोप लगाया है कि इलाज में लापरवाही के चलते और डॉक्टरों की लापरवाही के चलते ये मौत जो है देखने को मिली है। और जाली शपथ पत्र बनाने का भी आरोप लगाया है। परिजनों का आरोप है कि ये जो पत्र बनाया गया है ये अपनी कमियां और खामियां छुपाने के लिए अस्पताल द्वारा बनाया गया है। इसकी जांच के लिए लगातार परिजन जो है कह रहे हैं। वहीं शिखा जंगपांगी का भी कहना यही है कि इस पर कमेटी जरूर बैठाई गई है और इसकी जांच प्रक्रिया भी इस वक्त चालू है। अब देखना ये होगा कि कमेटी का क्या फैसला रहता है और क्या कुछ
निकलकर निष्कर्ष सामने आता है। जी होता आलोक, लगातार इस बात को लेकर मुद्दा उठता रहा है कि उत्तराखंड का जो स्वास्थ्य विभाग है या स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उस हिसाब से लोगों तक नहीं पहुंच पाती हैं जिस हिसाब से दावा किया जाता है। ऐसे में शासन की तरफ से इसको लेकर क्या कड़े कदम उठाए जा सकते हैं जब ऐसा मामला संज्ञान में आएगा? तो इनके जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर स्वास्थ्य सेवाओं की हालत जो है बदहाल है, ये इसमें कहने में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो भी पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर अस्पतालों की और डॉक्टरों की भारी मात्रा में कमी है। जब भी कोई वहां बीमार होता है तो उसके बाद उसे शहरों में ही आना पड़ता है। खासतौर पर कुछ ही गिने चुने अस्पताल ऐसे उत्तराखंड में हैं, चाहे हम एम्स की बात कर लें या हिमालयन अस्पताल की बात कर लें या दून अस्पताल की बात कर लें, जिसमें जो है डॉक्टर ठीक से सेवा दे पाते हैं। कहीं न कहीं उन पर भी कई बार सवाल खड़े होते हैं। तो शासन का हमेशा यही कहना होता है कि उनकी तरफ से तैयारी पूरी की गई है और जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं वो दे सकते हैं वो दे भी रहे हैं, लेकिन जो धरातल पर बात है वो कुछ और ही है। प्रशासन के दावे इस टाइम पे खोखले साबित जरूर होते हैं। जी बता। जी बिल्कुल आलोक, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी से जुड़ी हुई हम तक पहुंचाने के लिए। राजधानी देहरादून में कमेटी के नाम पर ठगी का एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि डिस्पेंसरी रोड के निवासी हरविंदर सिंह ने सियाराम ज्वेलर्स में एक कमेटी शुरू की थी और जिसमें 20 महीने तक करीब 1.5 लाख रुपए जमा किए गए थे। वहीं कमेटी के मैच्योर होने के बाद सियाराम ज्वेलर्स के संचालक बबीता बोबल और रोहित बोबल ने पैसे देने से इनकार कर दिया और जिसे देखते हुए हरविंदर सिंह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर डाली। और इस मामले को देखते हुए एसपी सिटी सरिता दोभाल ने कहा कि कमेटी के नाम पर 1.5 लाख रुपए लेने के साथ ही हरविंदर सिंह से उनके सोने के कंगन भी ले लिए गए और जिसे देखते हुए वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कंप्लेंट के आपके द्वारा कोतवाली में एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया है जिसमें कि उनके द्वारा बताया गया है कि 2 अभियुक्त जिनके नाम उन्होंने दिए गए हैं तहरीर में, उनके द्वारा जो है कमेटी के नाम पर उनसे 1.5 लाख रुपया ले लिया गया। उसके पश्चात जब उनको वापस मांगने गए तो उनके साथ धोखाधड़ी करके उनके सोने की कंगन भी ले लिए गए। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कराया गया। हरिद्वार में गाड़ियों से स्टंट करना 2 युवकों को काफी भारी पड़ गया। देवभूमि मिशन मर्यादा के तहत दोनों युवकों की गाड़ियां सीज कर ली गई हैं। पुलिस को सूचना मिली कि चंडी पुल के नीचे स्टंट किया जा रहा है और जिसमें स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस मौके पर पहुंची। यहां स्कॉर्पियो और फोर्ड एंडेवर गाड़ियों के ड्राइवर स्टंट कर रहे थे। पुलिस ने दोनों युवकों को फटकार लगाई और आगे ऐसी हरकत न करने की नसीहत भी दी। वहीं उनकी दोनों गाड़ी सीज कर ली गई हैं। एसपी क्राइम रेखा यादव ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मथुरा निवासी दोनों युवक यहां गंगा स्नान करने आए थे और इसी दौरान उन्होंने सोशल मीडिया में वायरल होने के लिए स्टंट किया, लेकिन उससे पहले ही स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने मिशन मर्यादा के तहत उन पर कार्रवाई कर दी। श्यामपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चंडी पुल के नीचे कुछ व्यक्तियों द्वारा स्टंट ड्राइविंग की जा रही थी। वहां पर लोकल लोगों द्वारा थाना पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर तत्काल फोर्स रवाना किया गया एवं वहां जाकर के देखा तो इन व्यक्तियों द्वारा वहां पर रहने वाले लोगों का जीवन भय के संबंध में संकट उत्पन्न किया जा रहा था, जिसके चलते हुए दोनों वाहनों को सीज कर लिया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। ऊधम सिंह नगर के केलाखेड़ा थाना क्षेत्र के रामपुरा काजी गांव में 2 दिन से गायब चल रही महिला के मानव अवशेष मिले हैं। मानव अवशेषों में 3 इंसानों के पैर मिले हैं और वहां पड़े हुए कपड़ों से परिजनों ने गायब महिला की पहचान की है। पुलिस क्षेत्राधिकारी बाजपुर भूपेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि एक पैर मिला था। बाद में सर्च अभियान के दौरान 3 पैर इंसानों के मिले हैं और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। 4 अलग-अलग टीमें इस मामले का खुलासा करने के लिए लगाई गई हैं और साथ ही फॉरेंसिक टीम, एसओजी और अन्य टीमें भी मौके पर बुलाई गई हैं। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। सर्च अभियान अभी जारी है। शवों के अन्य अंग खोजने का प्रयास है हम लोग कर रहे हैं। ग्रामीण इसमें पूरी तरह से सहयोग भी कर रहे हैं। हमें सुबह पता चला, पैसे पता तो कल चल गया था कि गुमशुदगी हो चुकी उसकी महिला की जसविंदर कौर की, तो जोगिंदर कौर। हाँ, तो हमने तो कल का कुछ पता लिया नहीं। आज हमें पता चला कि पुलिस घूम रही है कि उसका मर्डर हो चुका है। तो उसके कपड़े मिल गए थे। कपड़े मिलने के बाद उसमें नदी में पानी में आदमी घुसे, उसके बाद उसका एक पाँव मिला। फिर थोड़ा दूर जाके लगभग 100-150 मीटर आगे जाके 2 पाँव और मिले। वो पुरुष के पाँव मिले हैं। जो है तलाशी करने पर जो हमारी टीम है उन टीमों के द्वारा और गांव के लोगों के द्वारा जो है उसमें एक टांग मिली हुई है, एक मनुष्य की टांग मिली हुई है,
जिसमें आगे और हम सर्च कर रहे हैं उसमें क्या आगे को है, किसकी वो टांग है, तो इसमें जो है आगे की कार्रवाई चल रही है। सर 3 मिल गए हैं। इनकी जानकारी मुझे है नहीं अभी। मैं एक बार घटना स्थल पर गया था तो वहाँ पर जो है 2 मिली थी और फिर उसमें टीमें हमने लगा रखी है, फिर आगे भी कोशिश की जा रही है उसमें। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता काजल राय हमारे साथ बने हुए हैं। काजल, क्या कुछ है इस पूरे मामले की जानकारी आपसे जानना चाहेंगे और क्या है इसको लेकर अपडेट? मुझका बताना चाहूंगा कि जब ये कल देर शाम जो है किसी को ये क्या कहते हैं टांग जो मिला था, जिसको देखकर जो है ग्रामीणों में जो है भयभीत स्थिति बन गई थी, तो पुलिस की सूचना दिया गया। तो नदी में जो है चारों तरफ से जो जब वो गोताखोरों को लगाया गया तो उसमें से 3 टांगे उसमें बरामद हुआ था, जिसको आज भी अभी भी सर्च किया जा रहा है कि इसके बाकी अंग कहाँ हैं। जी उत्तर जी, बहुत बहुत धन्यवाद काजल आपका तमाम जानकारी से जुड़ी हुई हम तक पहुंचाने के लिए। रामनगर में हल्द्वानी मार्ग पर ग्राम गेबुआ के पास सड़क दुर्घटना में एक किशोर की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि 18 वर्षीय हर्षित जोशी यूपी के बिजनौर से यहां अपने ननिहाल आए थे और शाम को अब वो अपनी मामी के साथ स्कूटी से जा रहा था और इसी बीच एक अज्ञात वाहन ने स्कूटी में जबरदस्त टक्कर मार दी और जिसमें हर्षित गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना में मृतक की मामी को भी चोटें आई हैं और जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस भी घटना की जांच में जुटी हुई है। इधर पेड़ों की चल रही अंधाधुंध अवैध कटाई पर प्रशासन का चाबुक चला है। आपको बता दें कि रामनगर के तराई पश्चिमी वन विभाग के ज्वाला वन क्षेत्र में बड़ी संख्या में अवैध रूप से पेड़ काटने का मामला सामने आया था। इसमें हरे सागौन और यूकेलिप्टस के पेड़ भारी संख्या में काटे जा रहे थे और जिसकी जानकारी तराई पश्चिमी के डीएफओ को मिली और जिसके बाद डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने तुरंत मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए। वहीं इस विषय में जानकारी देते हुए डीएफओ प्रकाश आर्य ने बताया कि हमारे तराई पश्चिमी के ज्वाला वन क्षेत्र में वन निगम द्वारा 3 बार में कटान का कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे पास लगातार उस क्षेत्र से अवैध कटान की सूचना मिल रही थी, तो हमारे द्वारा उस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए टीम बनाकर जांच कार्रवाई की गई। तो जांच में पता चला कि वन निगम के प्लॉटों के आसपास रह रहे लोगों द्वारा अवैध कटान किया गया। तो उस अवैध कटान को देखते हुए हमारे द्वारा संबंधित फॉरेस्ट गार्ड व फॉरेस्टर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सस्पेंड किया गया है और उसके साथ ही निगम को भी हमारे द्वारा चेतावनी दी गई है और वन निगम के ऊपर भी जांच जारी की गई है कि उनके द्वारा इस तरीके से होने वाली घटनाओं पर आखिर क्यों रोक नहीं लगाई जा रही और अगर जांच में ये पाया जाता है कि उनके द्वारा लापरवाही की गई है तो उनके ऊपर भी दंड लगाने की कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी जांच में दोषी पाए जाएंगे उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इधर मशहूर भजन गायक कन्हैया मित्तल ने हरिद्वार जिला जेल पहुंचकर कई भजनों की प्रस्तुतियां दी और कन्हैया मित्तल के भजनों पर जेल के कैदी भी खूब झूम उठे। भजन कार्यक्रम में जेल प्रशासन के अधिकारी और साधु संत भी मौजूद रहे। कन्हैया मित्तल ने कहा कि जेल में बंद कैदी भी इंसान ही होते हैं। भगवान राम, हनुमान और खाटू श्याम के भजन सुनने से इन कैदियों की नकारात्मकता दूर होगी और उनके मन में सकारात्मक विचार आएंगे। जेल अधीक्षक मनोज कुमार आर्य ने कहा कि कैदियों में अपराध की प्रवृत्ति दूर करने के लिए उन्होंने भजन संध्या का आयोजन किया था। जेल के अंदर रहने वाले भी कोई जानवर नहीं होते, वो भी इंसान हैं। बाहर जाकर उन्होंने भी अपने जीवन को पुनः शुरू करना है और उनकी नकारात्मकता को खत्म करने के लिए ही हमारे खाटू श्याम जी, जो हम हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा कहते हैं, नकारात्मकता होती है हारना, जिंदगी से हार जाना, किसी भी चीज़ से हार जाना को नकारात्मकता कहते हैं। लेकिन जब हमारे खाटू श्याम जी का आशीर्वाद सबको मिल जाता है तो नकारात्मकता सकारात्मकता में बदल जाती है और इंसान अच्छा महसूस करता है। जो सुप्रसिद्ध और हमारे भजन गायक हैं श्री कन्हैया मित्तल जी, उनके द्वारा जो है आज इस कारागार में भी जो है अपने भजनों की जो है प्रस्तुति दी गई। तो पूरा माहौल जो है बहुत भक्तिमय हो गया। कन्हैया जी एक बहुत ही लोकप्रिय भजन गायक हैं और
हमारे चूंकि वो आज हरिद्वार में आ रहे थे, मुझे यह पता लगा था, तो मैंने उनसे अनुरोध किया था कि हमारे बंदीगण भी जो है उनको सुनना चाहते हैं, तो उन्होंने इसके लिए तुरंत हामी भरी और आज वो हमारे बीच यहाँ आकर उनके द्वारा बहुत सुंदर सुंदर भजनों का जो है प्रस्तुतिकरण किया गया। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि अब आप APN न्यूज के लाइव ब्रॉडकास्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। हमारा पता है apnnews.in, कहीं भी कभी भी।